जैसे ही शिया डोंगर रथ से उतरी और अपने सामने खड़े उस विशाल महल को देखा, उसके दिल में एक तेज सी कसक उठी, जैसे वक्त पीछे की तरफ बहने लगा हो। जब वो पहली बार यिंग ज़ैंग के साथ सियान यांग आई थी, तब उसने राजमहल के आसपास के कई महल देखे थे। सालों में सियान यांग का रूप काफी बदल चुका था, लेकिन राजमहल के पास का इलाका, वो अब भी उसके लिए उतना ही पहचाना हुआ था। मदर, अब आप यहीं निश्चिंत रह सकती हो। अब हमें दो जगहों में अलग-अलग रहने की जरूरत नहीं है, झाओ फंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शिया डोंगर ने धीरे से सिर हिलाया। उसके दिल में एक गर्माहट सी भर आई। बिना जाने कारण के वो फिर से यिंगज़ैंग से मिलने के पल का इंतजार कर रही थी। यानर, बाद में माँ को पूरे रेजिडेंस का चक्कर लगवा देना, ताकि वो सब कुछ अच्छे से जान ले, झाओ फंग ने वांग यान से कहा। निश्चिंत रहिए माय लॉर्ड, मैं माँ के साथ रहूंगी, वांग यान ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके बाद सब लोग महल के अंदर प्रवेश कर गए। पूरे कोर्टयार्ड में सर्वेंट्स जमा थे, कुल मिलाकर 700-800 लोग। महल बहुत बड़ा था और झाओ फंग के बच्चे भी काफी थे। इनमें से कुछ सेवक किन किंग के द्वारा दिए गए थे और कुछ शैडो कोर्ट ने चुपके से नियुक्त किए थे। मैडम का स्वागत है। स्टीवर्ट के नेतृत्व में सारे सेवक जैसे ही शिया डोंगर आगे बढ़ी, घुटनों के बल झुक गए। ये देखकर शिया डोंगर ने तुरंत हाथ हिलाया। उठो सब लोग। धन्यवाद मैडम, सबने एक साथ कहा, लेकिन उनके दिलों में थोड़ी सी घबराहट भी थी। मैडम के लौटने की खबर कुछ दिन पहले ही झाओ रेजिडेंस में फैल चुकी थी। उनके लिए वो श्रद्धा का पात्र थीं, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी था। अगर वो कठोर निकली तो उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती। बस काफी है, सब अपने अपने काम पर लौट जाओ। मेरी माँ दयालु है, कठोर नहीं। जैसे पहले काम करते थे वैसे ही करते रहो, झाओ फंग ने उन्हें तसल्ली दी। जी माय लॉर्ड, सब सेवक झुककर सलाम करते हुए बिखर गए। इसी वक्त कमांडर रिनशाओ आए हैं, साथ ही एक राजदूत भी। वो 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोहफे लाए हैं। झाओमिंग तेजी से आकर रिपोर्ट देने लगा। इसके पीछे इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर रिनशाओ आगे बढ़े। उनके साथ इंपीरियल गार्ड्स का एक दस्ता था जो अनेक संदूक और तोहफे उठाए थे। कमांडर रिन, आज यहाँ कैसे आना हुआ? झाओ फंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजा के आदेश से। हिज मैजेस्टी को जैसे ही पता चला कि लॉर्ड वुआन की माँ सियान यांग लौट आई हैं, उन्होंने ये सब तोहफे सम्मान के रूप में भेजे हैं। रिनशाओ ने विनम्रता से कहा। मैं हिज मैजेस्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, झाओ भंग ने तुरंत कहा। ये तेजी उसके लिए भी थोड़ी हैरानी वाली थी। अभी अभी तो वो शहर में प्रवेश ही हुआ था और किन किंग के तोहफे पहले ही पहुंच गए थे। इससे साफ था, जैसे ही झाओ फंग सियानयांग में दाखिल हुआ, राजा ने तैयारी शुरू कर दी थी। फंगर, तुम्हें राजमहल जाकर स्वयं राजा को धन्यवाद देना चाहिए, शिया डोंगर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में गहरी भावनाएं छुपी थीं। अगर साम्राज्य अभी पूरी तरह एकीकृत ना होता तो शायद वो खुद ही यिंगज़ैंग से मिलने दौड़ पड़ती। 28 साल की जुदाई का बोझ अब भी उनके दिल पर भारी था। अगर झाओ फंग ना होता तो शायद उनका दोबारा मिलना कभी मुमकिन ना होता। यानर, माँ के साथ रहो, मैं राजमहल जाकर आता हूँ, झाओ फंग ने कहा। जाइए माय लॉर्ड, हम माँ का पूरा ख्याल रखेंगे, वांग यान ने विश्वास दिलाया। झांगताई पैलेस के अंदर यिंगज़ैंग अपनी मेज पर बैठा मेहरादी में खोया हुआ था, मेमोरियल्स को उलट पलट रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि शिया डोंगर सियानयांग पहुंच गई है, उसके मन की बेचैनी छुपाए नहीं छुप रही थी। वो लगभग तुरंत ही उससे मिलने जाने का सोच रहा था। क्या मुझे सीधा डोंगर को राजमहल बुला लेना चाहिए? आखिर वो झाओ भंग की माँ है, उसे बुलाने में कोई रोक तो नहीं। और अगर लोगों को पता भी गया तो क्या हुआ? अब सिर्फ की बचा है, साम्राज्य लगभग पूरी तरह एक हो गया है। यिंगज़ैंग खुद से ही बहस कर रहा था। शांक्यू में उस छोटी सी मुलाकात से ही उसका मन शिया डोंगर से हटा ही नहीं था। अब वो दोनों एक ही शहर में थे। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ कुछ गलियों की थी। इसी सोच के बीच लॉर्ड वुआन आ गए हैं। बाहर से झाओगाओ की आवाज गूंजी। अंदर भेजो, यिंगज़ैंग ने तुरंत कहा।
झाओ फंग कदम बढ़ाकर हॉल में आया। मंत्री झाओ फंग हिज मैजेस्टी को प्रणाम करता है। झाओ फंग ने गहरा झुककर सलाम किया। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ? यिंगज़ैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार मेरी माँ मेरे साथ सियानयांग लौट आई हैं, अब मुझे बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा। झाओ फंग ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। यिंगज़ैंग ने दिल की खुशी दबाते हुए कहा। सच में एक बहुत बड़ी बात है। शांक्यू 1000 मील दूर है और मैं भी उस सफर से थक चुका हूँ। उन शब्दों के पीछे छुपा हुआ अर्थ सिर्फ वही जानता था। हर बार जब मैं माँ को वापस लाने गया, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इस बार आखिरकार वो मान गई, ज़ाओ फेंग ने कहा। उसके चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी। उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा पल था। माँ का अचानक मन बदलना, इसका कारण भी उसे अच्छे से पता था। सब कुछ उसकी आज की उपलब्धियां थी और उन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उसकी मार्शल शक्ति। अब तुम बिना किसी चिंता के अपनी माँ की सेवा कर सकते हो। यिंगज़ैंग जोर से हंसा। दिल ही दिल में वो भी अच्छे से जानता था कि श्या डोंगर अचानक श्यानयांग क्यों आई है। साम्राज्य का एकीकरण करीब है। डोंगर अब भी मेरा दिया हुआ वादा याद रखती है और वो अभी तक मुझे भुला नहीं पाई है। यिंगज़ैंग ने मन ही मन सोचा। उसका दिल छिपी हुई खुशी से भर गया। शायद यिंगज़ैंग और श्या डोंगर दोनों ही लाजवाब रूप से होपलेस रोमांटिक्स थे। मैंने तुम्हारी माँ को कभी नहीं देखा। जब बाद में वापस जाओ तो उसे राजमहल ले आना। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी औरत ने इतना अद्भुत मंत्री पैदा किया। यिंगज़ैंग ने कैजुअल अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर ज़ाओ फेंग ने कोई एतराज़ नहीं किया। तब मैं बाद में अपनी माँ को लेकर आऊँगा ताकि वो योर मैजेस्टी से मिल सके, उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा। अच्छा। यिंगज़ैंग ने सिर हिलाया और उसके दिल में एक तेज सी उत्तेजना उठने लगी। उसके हाथ जो आस्तीन के अंदर छुपे हुए थे जोर से भींच गए। इसी पल यिंगज़ैंग ने देखा कि ज़ाओ फेंग अभी भी वहीं खड़ा था। उसने थोड़ा हैरान होकर पूछा, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? योर मैजेस्टी, मैं तो अभी अभी ही आया हूँ, ज़ाओ फेंग ने थोड़ा उलझन भरे स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। तुम अभी वापस जाओ, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी, यिंगज़ैंग ने सीधा कहा। ओह हाँ, अब बर्फ पिघल चुकी है। की पर चढ़ाई का यही सही समय है। अगले कुछ दिनों में युनजुंग जाकर सेना का नेतृत्व संभालो। जितनी रसद और सामग्री चाहिए, इस राज आदेश को लेकर सब व्यवस्था कर लो, यिंगज़ैंग ने हुक्म दिया। कहते हुए उसने वुआन कैंप का आधा टाइगर टैली और पहले से लिखा हुआ राजादेश निकाल दिया। ये देखकर ज़ाओ फेंग और भी उलझन में पड़ गया। हर बार जब वो राजमहल आता था, पिन किंग उसे रोक कर रख लेता था, लंबी लंबी बातें करता, जैसे उसे जाने का मन ही न हो। अक्सर ज़ाओ फेंग को खुद ही निवेदन करके निकलना पड़ता था। लेकिन आज सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। क्या पिन किंग इतना ज्यादा उसकी माँ की चिंता कर रहा था? ये सोचकर ज़ाओ फेंग को अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। योर मैजेस्टी, आपके पास विशाल हरम है। मेरी माँ पर नज़र डालने की हिम्मत मत कीजिए। भले ही मेरे पिता दशकों पहले गुजर गए हों, मेरी माँ आज तक पवित्र रही हैं। आप कोई भी अनुचित काम मत कीजिए, ज़ाओ फेंग ने सीधा चेतावनी दे दी। ये सुनकर यिंगज़ैंग की आंखें फैल गईं। फिर उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, यहाँ से निकल जाओ। अच्छा, ये दास विदा लेता है, ज़ाओ फेंग ने कहा। हाथ में पकड़े राजादेश और टाइगर टैली पर एक नज़र डालते हुए, फिर यिंगज़ैंग के गुस्से से भरे चेहरे को देखते हुए ज़ाओ फेंग ने थोड़ी सी बेकार हंसी छोड़ी और तुरंत मुड़कर निकल गया। ज़ाओ फेंग की जाती हुई पीठ को देखते हुए, अब भी कहता है कि मैं मर चुका हूँ। मैं तो बिल्कुल जिंदा हूँ। और वैसे भी उसकी माँ पहले से ही मेरी औरत थी। अब मुझे ही चेतावनी दे रहा है कि उसके बारे में न सोचो। ये बदमाश लड़का, यिंगज़ैंग ने झल्लाते हुए कहा। फिर भी, पर ये लड़का काफी तेज है, क्योंकि मैं सच में उसकी माँ के बारे में सोच रहा हूँ, यिंगज़ैंग ने हल्की सी टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। अपनी सोच को झटककर उसने पुकारा, ज़ाओ गाओ। दास हाजिर है, ज़ाओ गाओ ने अदब से कहा। राज रसोई को आदेश दो, दोपहर का भोजन तैयार करके भेज दें। तब तक कोई भी मुझे डिस्टर्ब न करे, यिंगज़ैंग ने गंभीर स्वर में हुक्म दिया।
जैसे आदेश योर मैजेस्टी, जाओगाओ ने झुककर कहा और पीछे हट गया। इंगज़ेंग के सामने जाओगाओ हमेशा विनम्र और अधीन रहता था। वो जानता था कि उसका सब कुछ इंगज़ेंग का दिया हुआ है। इंगज़ेंग के बिना वो कुछ भी नहीं था। इसीलिए इतिहास में जब तक इंगज़ेंग जिंदा था, जाओगाओ सिर्फ एक वफादार कुत्ता ही रहा। लेकिन जैसे ही इंगज़ेंग मरा, जाओगाओ ने अपने दांत दिखा दिए। उधर जाओफेंग वापस अपने महल आ चुका था। इतनी जल्दी लौट आए? जाओफेंग को देखकर शाडोंगर हैरान हुई। माँ, हिज मैजेस्टी ने आपको राजमहल बुलाया है। मुझे बुलाया है? शाडोंगर का दिल जोर से धड़का उठा। हाँ, हिज मैजेस्टी आपसे मिलना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। अगर आप जाना न चाहें तो मैं वापस जाकर राजादेश रद्द करवा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो आखिर राजा हैं और तुम्हें उनसे बहुत बड़ा अनुग्रह मिला है। मुझे उनसे मिलना ही चाहिए। शाडोंगर ने जल्दी से हाथ हिलाकर मना कर दिया। अच्छा है फिर, राजमहल पहुंचकर चिंता मत करना। तुम्हारा बेटा अब ग्रैंड मार्शल है, कोई तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। जाओफेंग ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। हाँ, शाडोंगर ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। इतने सालों बाद ज़ेंग जी से मिलने का ख्याल कौन नहीं उत्सुक होता। हस्बैंड, क्या मैं माँ के साथ राजमहल चलूं? जाओफेंग ने पूछा। ये भी ठीक रहेगा। जाओफेंग ने सिर हिलाया, लेकिन शाडोंगर ने मना कर दिया। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। उसकी घबराहट देखकर जाओफेंग को थोड़ी सी शंका हुई, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसने बस सिर हिला दिया। Chapter 283 Yingzhang shocked. Zhao Feng cultivates immortality. रहस्यमय गुईगुज़ी। ज़ांगटाई पैलेस के अंदर। महाराज, रिपोर्ट है। बाहर से रेन शाओ की आवाज आई। जनरल वुआन की माताजी बाहर हॉल के बाहर इंतजार कर रही हैं। यिंगज़ेंग की आंखों में चमक आ गई। जल्दी बुलाओ उन्हें अंदर। इतने सालों के बाद पति पत्नी का मिलन होने जा रहा था। उसके हुक्म पर महल के दरवाजे खुल गए। यिंगज़ेंग की नज़र एक ही जगह टिक गई। वो शक्ल जिसे वो दिन रात याद करता था, धीरे धीरे उसके सामने आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने बाहर खड़े इम्पीरियल गार्ड्स को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। रेन शाओ, सब लोगों को ज़ांगटाई पैलेस से 5 झांग दूर ले जाओ। मेरे आदेश के बिना कोई भी पास नहीं आएगा। जैसे आदेश महाराज। रेन शाओ बिना एक पल रुके पलट गया। दरवाजे बंद हुए और वो पीछे हट गया। दिल में जिज्ञासा थी, लेकिन सवाल करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। आप हांग। अपनी प्रिय पत्नी को देखते ही यिंगज़ेंग का सब्र टूट गया। वो आगे बढ़ा और उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। ज़ेंगेगे। शाडोंगर की आवाज़ भर्रा गई। सालों का दर्द एक ही पल में बाहर आ गया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। यिंगज़ेंग की आंखों में भी नमी थी। दोनों बस एक दूसरे को पकड़े रहे, बिना कुछ बोले। काफी देर बाद, आप हांग, चिंता मत करो कि राज्य जल्दी ही जीत लिया जाएगा। पूरी दुनिया मेरे अधीन होगी। उस दिन मैं दरबार को गवाह बनाऊंगा, पूरी दुनिया को गवाह बनाऊंगा। तुम शाडोंगर मेरी पत्नी हो, मेरी एकमात्र पत्नी हो। मैं दुनिया को बताऊंगा कि फंग और यिंगर मेरे बच्चे हैं। तुम तीनों ने जो कुछ खोया है, वो सब मैं वापस दिलाऊंगा। यिंगज़ेंग की आवाज़ में लोहे जैसी पकड़ थी। ज़ेंगेगे, शाडोंगर ने नर्म आवाज़ में कहा, बस हम परिवार साथ रह सकें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें ना हो, लेकिन मुझे देना ही होगा। फिर यिंगज़ेंग ने गहरी नज़र से उसे देखा। और आप हांग, हमारा बेटा असाधारण है, सच में असाधारण। ये महान किन आज या कल उसी का होगा। पहली बार जब मैं फंग से मिला था तो मैंने सोचा था, काश ऐसा तेजस्वी युवा मेरा बेटा होता। आसमान की भी आंखें होती हैं। वो मेरा बेटा निकला और साथ ही तुम्हें भी मेरे पास ले आया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसके लिए पत्नी का मिलना और इतने प्रतिभाशाली बच्चों का पाना, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता था। फंग शायद नहीं चाहता, शाडोंगर ने धीरे से कहा। फंग किन नहीं चाहता? यिंगज़ेंग थोड़ा चौंक गया। इतने सालों से फंग किन के अंत की तैयारी कर रहा है। शाडोंगर ने बेबसी से सिख लगाई। किन का अंत? यिंगज़ेंग और ज्यादा हैरान हो गया। मेरी जिंदगी में किन कैसे गिर सकता है? शाडोंगर ने सिर हिलाया।
वो आपकी शासन की बात नहीं कर रहा ज़ेंगेगे। वो उसके बाद के लिए तैयारी कर रहा है, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उसका कहना है कि आपके बाद आपके बेटे किन को संभाल नहीं पाएंगे, और जैसे ही आप चले जाएंगे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। ये सुनकर यिंगज़ैंग ने एक कड़वी हंसी छोड़ी। ये लड़का बहुत आगे तक सोचता है और गलत भी नहीं है। फंग के अलावा मेरे बाकी बेटों में से कोई भी लायक नहीं है। अगर किन उनके हाथ छोड़ दिया तो सच में राजा ताल हो जाएगा। किन ने दुनिया तलवार के जोर पर जीती है। ऊपर से सब मजबूत लगता है, लेकिन गिरे हुए राज्यों के अवशेष अभी भी अंधेरे में छुपे बैठे हैं। जैसे ही किन कमजोर हुआ, वो सब सर उठा लेंगे। किन का अगला शासक लोहे के इरादे वाला होना चाहिए, तभी ये साम्राज्य टिक सकता है। फिर उसकी आंखों में चमक आई। लेकिन अगर ये लड़का किन के पतन की तैयारी कर रहा है, तो और क्या सोच रहा है? सब बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि वो मेरे पीछे क्या क्या कर रहा है। इस पल यिंगज़ैंग की जिज्ञासा अपने शिखर पर थी। उसका बेटा ज़ाओ फंग राज ही राज से भरा हुआ था। फंग ने कहा है, जब दुनिया एक हो जाएगी वो किसी दूर के सीमांत क्षेत्र की रक्षा करने की गुजारिश करेगा। जब तक ज़ेंगेगे जिंदा रहेंगे वो पूरी वफादारी से आपका सेवक रहेगा, क्योंकि वो मानता है कि आपने उसके साथ अन्याय नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप चले जाएंगे और आपका कोई और बेटा सिंहासन पर बैठेगा, और जैसे ही अफरा तफरी शुरू होगी, वो अपनी सेना लेकर निकल पड़ेगा, पूरी धरती को साफ करता हुआ, और अपना राज्य स्थापित करेगा। ये कहते हुए शाडोंगर हल्की सी मुस्कुराई। वो जानती थी कि यिंगज़ैंग ज़ाओ फंग को कितना महत्व देता है, और वो ये भी जानती थी कि वो अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए पहले ही सब बता देना बेहतर था, ताकि जब वो दिन आए तो झटका कम लगे। ये लड़का, यिंगज़ैंग ने एक ठंडी सांस ली। इसीलिए उसने बाईयुए पर चढ़ाई और फिर वहीं रुककर शासन करने की जिद की थी। तो ये सब उसकी योजना का हिस्सा था। बाईयुए की रक्षा, किन के कमजोर होने का इंतजार, और फिर पूरी दुनिया पर चढ़ाई। सच में बड़ा चालाक लड़का है ये। अब यिंगज़ैंग को समझ आ गया था कि ज़ाओ फंग ने बाईयुए में टिकने की इतनी जिद क्यों की थी। इस एहसास पर उसके मन में गुस्सा भी था और हंसी भी। ये लड़का अपने भाइयों को कितना हल्का समझता है, यिंगज़ैंग ने बेबस हंसी के साथ कहा। ज़ेंगेगे, शाडोंगर ने नर्म आवाज में जवाब दिया। फंग बस भविष्य के बारे में सोच रहा है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि आप ही उसके पिता हैं, तो शायद वो अपना इरादा बदल ले, शाडोंगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये लड़का, यिंगज़ैंग ने सर हिलाया और हंस दिया। अब तो मैं और भी ज्यादा बेचैन हूं ये देखने के लिए कि जब उसे पता चलेगा कि मैं ही उसका पिता हूं, तब उसका चेहरा कैसा होगा। अपने ही पिता के मरने का इंतजार करके दुनिया को दोबारा गढ़ने की सोच रहा था। सीधा मुझसे ही राज्य ले लेता, थोड़ा इंतजार ही कर लेता। अपनी बातों के बावजूद यिंगज़ैंग के दिल में जरा भी गुस्सा नहीं था, क्योंकि अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था ज़ाओ फेंग को अपने दूसरे भाइयों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अगर ज़ाओ फेंग सिर्फ एक मंत्री होता तो ऐसे विचारों को दबाने के लिए यिंगज़ैंग को कदम उठाना पड़ता, लेकिन ज़ाओ फेंग भविष्य का उत्तराधिकारी था, इसलिए इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि आने वाला कल महान किन का भविष्य ज़ाओ फेंग का ही होने वाला था। फेंग तो शाचेंग में बड़ा हुआ, शाडोंगर ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसे कैसे पता होता कि आप ही उसके पिता हैं? यिंगज़ैंग जोर से हंसा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर जैसे अचानक उसे कुछ याद आ गया, उसने पूछा, पहले कियर ने ज़ांगटाई पैलेस के सामने दर्जनों शी भारी रॉकरी उठा ली थी और कुछ मार्शल आर्ट्स की बात की थी। वो क्या मामला था? वो शाडोंगर थोड़ी देर के लिए झिझकी, फिर बोली, फेंग ने कहा था कि ये बात सिर्फ परिवार और उसके सबसे विश्वसनीय लोगों को ही पता होनी चाहिए। ये जो शक्ति है, ये अमर पुरुषों, इमॉर्टल्स की कथाओं वाली शक्ति है। ये कहते हुए शाडोंगर ने अपना हाथ उठाया, उसकी हथेली में एक अदृश्य शक्ति जमा होने लगी। यिंगज़ैंग देखते ही रह गया। अगले ही पल शाडोंगर ने कुछ ही झांग दूर रखी एक मेज की तरफ देखा और बस कलाई को हल्का सा झटका दिया। बूम! असली ऊर्जा का झोंका सीधा निकला।
मेज जोरदार आवाज के साथ टुकड़ों में टूट गई। इंगज़ेंग की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा जैसे जम सा गया। ये क्या है? उसने अविश्वास से पूछा। ये मार्शल पथ की असली ऊर्जा है, ट्रू ची, शाडोंगर ने शांत स्वर में समझाया। ये मार्शल आर्ट्स है। इंगज़ेंग पूरी तरह सन्न रह गया। वो किन का सर्वशक्तिमान शासक था, जल्द ही पूरी दुनिया का मालिक बनने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स का बुनियादी स्तर है। शाडोंगर ने आगे कहा, शियांथियन रेल्म। जो कियर ने पहले दिखाया था वो सिर्फ होतियन रेल्म था। होतियन से ऊपर होता है शियांथियन। इस स्तर पर असली ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। ये अमर लोगों की शक्ति है। फेंग ने ये सब कैसे पाया? उसने तुम्हें ये अमर शक्ति कैसे दी? इंगज़ेंग ने जिज्ञासा से पूछा। फेंग ने हमें कल्टिवेशन टेक्निक्स दी हैं। उसकी पत्नियां और बच्चे सब इससे अभ्यास कर सकते हैं। मैं भी इन टेक्निक्स और उसके दिए हुए एलिक्सिर्स की वजह से शियांथियन रेल्म तक पहुंच पाई हूं, शाडोंगर ने कहा। ये लड़का तो... इंगज़ेंग गहरी सांस लेने लगा। इसलिए वो कभी मेरे सामने डरे नहीं, इसलिए उसकी आंखों में सिंहासन के लिए श्रद्धा नहीं थी। उसके पास अमर की शक्ति है। इंगज़ेंग को सब समझ आ गया। जब झाओ फेंग पहली बार महल में आया था, उसका व्यवहार बाकी मंत्रियों से बिल्कुल अलग था। बाकी सब अधिकारी इंगज़ेंग के सामने कांपते थे, लेकिन झाओ फेंग वो लगभग बराबरी के स्वर में बात करता था। एक राजा के लिए ऐसा व्यवहार असहनीय होना चाहिए था, लेकिन इंगज़ेंग कोई साधारण राजा नहीं था। बाहर से चाहे झाओ फेंग खुद को आपका सेवक कहता रहा हो, लेकिन दिल से वो कभी सच में सेवक नहीं बना था। शायद ये सब अमर शक्ति होने की वजह से था। फेंग ने कहा था कि उसे कभी एक अमर की विलासत मिली थी, उसी से वो कल्टिवेशन के मार्ग पर चला था। ये लड़का तो गजब की किस्मत लेके पैदा हुआ है, इंगज़ेंग ने धीरे से कहा। आज उसने जो कुछ भी सुना था, उस सब ने उसके मन को पूरी तरह हिला दिया था। अगर ऐसा है तो इस दुनिया में सच में अमर होते हैं, बस उनका मिलना मुश्किल होता है। जब तक किसी के पास मेरे बेटे जैसी किस्मत ना हो जो एक अमर की विरासत पाले। इंगज़ेंग हंसा, उस हंसी में गर्व भी था। ज़ेंगेगा, शाडोंगर ने कहा। गुईगुजी एक अमर है। उसके शब्द शांत झील में गिरे भारी पत्थर जैसे थे। क्या गुईगुजी एक अमर है? यिंगज़ेंग एक बार फिर सन्न रह गया। फंग गुईगुजी गया था और गुईगुजी से मिला, शाडोंगर ने धीरे से कहा। चिन के स्थापन के समय से ही गुईगुजी मौजूद है। वो इतने सालों से दुनिया के उतार चढ़ाव को देखता आ रहा है। और फंग ने कहा है, भविष्य में चिन के अंत के बाद अगर वो अपना नया राज्य स्थापित करता है तो गुईगुजी पहाड़ों से उतरकर उसकी मदद करेगा। ये बात यिंगज़ेंग के मन में एक और भूकंप ले आई। चिन का अंत, ये शब्द फिर से सुनकर उसने बेबस सी सांस छोड़ी। लेकिन जैसे ही गुईगुजी पहाड़ों से उतरेगा सुना, उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। फंग को दुनिया जीतने की जरूरत ही नहीं, भविष्य में महान चिन वैसे भी उसका ही होगा। गुईगुजी? यिंगज़ेंग गहरी सोच में डूब गया। एक ऐसा व्यक्ति जो युगों से परे है, जिसका नाम पूरी धरती पर सम्मान के साथ लिया जाता है। उसके हर शिष्य ने दुनिया में तूफान मचाया है। और सोचो, वो खुद एक अमर निकला। पूरा संसार गुईगुजी के धोखे में जीता रहा। सब मानते रहे कि गुईगुजी सिर्फ एक उपाधि है, जो उसके शिष्यों के संघर्ष के बाद विजेता को मिलती है। लेकिन सच तो ये है कि गुईगुजी हमेशा से वही एक ही व्यक्ति था। यिंगज़ेंग ने मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस ली। आज शाडोंगर से मिलकर सिर्फ उसकी विरह वेदना ही शांत नहीं हुई थी, उसकी दृष्टि ही बदल गई थी। वो सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं समझ पाया, बल्कि दुनिया की असली सूरत भी देख पाया। अमर सच में मौजूद थे। ज़ेंगेगे, शाडोंगर ने नर्म स्वर में कहा। फंग भावनाओं और वफादारी का आदमी है। जो उसके साथ अच्छा करता है वो कभी नहीं भूलता, लेकिन जो उसके साथ अन्याय करता है उसका बदला लेना भी जानता है।
आपने फंग के साथ अच्छा व्यवहार किया और वो इस बात को दिल से याद रखता है, वरना वो आपको जहरीली गोलियों के बारे में चेतावनी नहीं देता और असली एलिक्सिर्स भी कभी नहीं देता। आखिर में वो कभी नहीं चाहता कि आप बीमार पड़ें या किसी अनजानी दुर्घटना का शिकार हो जाएं। श्या डोंगर की आवाज़ माँ की तरह कोमल थी। वो अपने बेटे को पूरी तरह जानती थी, उसके दिल के संघर्ष को भी देख पाती थी। ज़ाओ फंग के मन में चिन के राजा के लिए एक विशेष सम्मान था। अगर ऐसा ना होता तो वो कभी यिंगज़ेंग को जहरीली दवा लेने से रोकता ही नहीं। लेकिन ज़ाओ फंग ये भी जानता था, उत्तराधिकार के कारण चिन का पतन अवश्यंभावी था। इसे बदलने के लिए उसके पास कोई तरीका नहीं था। इसलिए वो सिर्फ इंतज़ार कर सकता था जब तक यिंगज़ेंग इस दुनिया से ना चले जाएं, और फिर अपनी शक्ति से पूरी धरती को साफ करके एक नया युग रच दे। शायद, यिंगज़ेंग ने धीरे से कहा। फंग बस एक स्थिर और शांत दुनिया चाहता है। वो इसे शब्दों में पूरी तरह नहीं समझा पाया, लेकिन दिल से अपने बेटे को समझ गया था। हाँ, श्या डोंगर ने सिर हिलाया। इस बात में वो बिल्कुल आप जैसा ही है। अब जब तुम स्यानयांग वापस आ गई हो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। कहीं फिर से उसे खो ना दे, इस डर से यिंगज़ेंग ने तुरंत उसे बाहों में भर लिया। ज़ेंगेगे, श्या डोंगर ने कहा, विश्वास के साथ। मैं अब वो कमज़ोर, असहाय श्या डोंगर नहीं रही। उसने अपना हाथ उठाया। अभी अभी जिस तरह उसने एक इशारे में मेज़ तोड़ दी थी, वो याद आते ही यिंगज़ेंग के चेहरे पर एक गर्म सी मुस्कान आ गई। तुम सही कह रही हो, मेरी आफांग अब हज़ारों पर भारी योद्धा बन चुकी है। उसकी आवाज़ में हल्का सा जलन भरा गर्व था। चिंता मत करो ज़ेंगेगे, श्या डोंगर ने हंसकर कहा। जब आप और फंग एक दूसरे को पहचान लोगे, वो आपको भी सिखाएगा। और अगर उसने मुझे सिखाने से मना किया तो मैं तुमसे कहकर उसकी खबर लूँगा। ये बात सुनकर श्या डोंगर कुछ पल के लिए जम सी गई। यही तो उसका ज़ेंगेगे था। 20 साल पहले भी ऐसा ही था, सीधा, निश्चल, बिना किसी राजसी दीवार के, जो दिल में हो वही जुबान पर। और आज भी वो बिल्कुल वैसा ही था। जब तुम वापस जाओ, यिंगज़ेंग ने अचानक कहा, फन को ये मत बताना कि मैं ही उसका पिता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के एक हो जाने के बाद जब सारी नज़रें उस पर होंगी, तब मैं उसे एकदम चौंका दूँ। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। श्या डोंगर ने बस मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। समय का पता ही नहीं चला। अचानक बाहर से आवाज़ आई, महाराज, अब दोपहर हो चुकी है, क्या भोजन तैयार करवाया जाए? ये ज़ाओ गाओ की आवाज़ थी। ये सुनकर यिंगज़ेंग ने आखिरकार श्या डोंगर को बाहों से छोड़ा। जाने से पहले यही भोजन करो। बहुत सालों बाद आफांग के साथ खाना खाऊंगा। मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारी आगमन की सूचना दे दी है। जल्द ही तुम उनसे मिलोगी। यिंगज़ेंग की आवाज़ में अपनापन था। ठीक है, श्या डोंगर ने शांत रूप से सिर हिलाया। फिर यिंगज़ेंग ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, भोजन परोसो। आदेश मिलते ही दरबार के दरवाजे खुल गए। ज़ाओ गाओ सेवकों के साथ अंदर आया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र यिंगज़ेंग के सामने बैठी उस स्त्री पर पड़ी, उसका दिल अचानक जोर से धड़क उठा। एक अजीब सी पहचान का एहसास। चैप्टर 284। ज़ाओ गाओ। ज़ाओ फंग ही सबसे बड़ा राजकुमार है, महाराज का पुत्र। ज़ाओ गाओ आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसकी नज़र नीचे झुकी हुई थी, बस आंखों के कोने से चोरी चोरी देख रहा था। उसके पीछे सेवकों का झुंड था। मेज़ लगाई जा रही थी, एक के बाद एक पकवान बड़े एहतियात से रखे जा रहे थे। सब लोग निकल जाओ, यिंगज़ेंग ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। जैसे आदेश महाराज। सभी सेवक झुककर पीछे हट गए। ज़ाओ गाओ भी उनमें शामिल था, लेकिन मुड़ते वक्त उसकी नज़र अनजाने में श्या डोंगर पर पड़ गई। सिर्फ एक नज़र, और उसका पूरा शरीर कांप उठा। दिल के अंदर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। ये तो वही है, पहले वाली मिस श्या। ये जिंदा है। ये अभी तक जिंदा कैसे हो सकती है?
तो इसलिए महाराज ने सबको बाहर भेज दिया था। सब कुछ इसी के लिए था। ज़ाओ गाओ का दिमाग पूरी तरह हिल चुका था। वो शिया डोंगर के चेहरे को कैसे भूल सकता था? जब यिंगज़ैंग ज़ाओ से लौटकर अभी राजगद्दी पर नहीं बैठा था, तब महल के बाहर एक अलग निवास बनवाया गया था। उस समय भी ज़ाओ गाओ एक यूनक के रूप में यिंगज़ैंग के पास ही सेवा में था, और उसी घर में शिया डोंगर रहती थी। पूरे घर को पता था कि वो उस घर की मालिका थी। ज़ाओ गाओ जैसे लोग उससे अपमान करने का सपना भी नहीं देख सकते थे। आज भले ही वो ज़ुंगचे फू लिंग बन चुका हो, राज परिवार के पूरे मामले उसके हाथ में हो, लेकिन अगर यिंगज़ैंग ने एक शब्द बोल दिया तो सब कुछ छीन लिया जा सकता था। धीरे धीरे ज़ाओ गाओ ज़ांगटाई पैलेस से बाहर निकला और दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसके दिमाग में एक भयंकर सोच बिजली की तरह गिरी। लेडी शिया जिंदा है तो फिर महारानी का पद? और अभी महाराज ने मार्किस ऑफ वुआन की मां को बुलाया था। क्या ये हो सकता है? ज़ाओ गाओ की आंखें फैल गईं, सांस तेज हो गई। उसने एक ऐसा राज पकड़ लिया जो पूरे किन को हिला सकता था, एक आसमान फाड़ राज। ज़ाओ फंग लेडी शिया का बेटा है और वो महाराज का बेटा है। सिर से पैर तक ठंडक सी दौड़ गई। अगर ये अंदाज़ा सही था तो महान किन का भविष्य पूरी तरह लिखा जा रहा था दोबारा। अगर ज़ाओ फंग सच में महाराज का पुत्र है तो वो किन का सबसे बड़ा राजकुमार है, किन का असली उत्तराधिकारी। पूरा राजनीतिक ढांचा बदलने वाला है। ज़ाओ गाओ का मन बेचैन हो उठा, क्योंकि वो हमेशा से हु हाय का गुरु रहा था। हु हाय ही उसके लिए भविष्य का सहारा था। उसकी सारी शक्ति, उसकी सारी पदवी, सब कुछ किन के राजा से आती थी। जिस दिन राजा नहीं रहा, सब कुछ खत्म। इसलिए उसने हु हाय का साथ दिया था, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा था। इस समय ज़ांगटाई पैलेस के अंदर 28 और 20 सालों में पहली बार यिंगज़ैंग और शिया डोंगर एक ही मेज़ पर साथ बैठे थे। बात करने को बहुत कुछ था, लेकिन ज़्यादा कुछ कहना ज़रूरी नहीं लगा। खामोशी ही काफ़ी थी। भोजन के बाद 1 घंटा गुजर गया। रेन शियाओ, लेडी शिया को सुरक्षित रूप से ज़ाओ निवास तक छोड़कर आओ। आज्ञा पालन होगा, रेन शियाओ ने ज़ोर से कहा। कुछ देर बाद शिया डोंगर ने एक आखिरी बार पलटकर यिंगज़ैंग को देखा। आंखों में अनिच्छा थी। माय लेडी, कृपया, रेन शियाओ ने गहरा झुककर कहा। शिया डोंगर ने धीरे से सिर हिलाया और तैयार रथ की तरफ बढ़ गई। ज़ांगटाई पैलेस। यिंगज़ैंग वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में गहरा लगाव था। बहुत जल्द हम बिना छुपे खुलेआम एक परिवार के रूप में रहेंगे। लेकिन फेंग, तुमने मुझे जो आश्चर्य दिया है वो मेरी कल्पना से भी परे है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना सब कुछ चुपचाप कर चुके हो, और ये भी नहीं कि तुम्हें एक अमर की विरासत मिली होगी। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे पुत्र हो, किन के असली उत्तराधिकारी। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ उस पल। उसके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान थी। इसी वक्त ज़ाओ गाओ सेवकों के साथ वापस आया, मेज़ साफ करने के लिए। बर्तन उठाए जा रहे थे। जैसे ही वो मुड़ने वाले थे, यिंगज़ैंग ने नज़र उठाई और सीधा ज़ाओ गाओ को देखा। तुम रुको। आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें धार थी। ज़ाओ गाओ का दिल धक से रह गया। फिर भी उसे पलटकर घुटनों पर बैठना ही पड़ा। आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूँ महाराज। तुमने उसे पहचान लिया था, है ना? यिंगज़ैंग की नज़र बर्फ जैसी ठंडी थी। ये सुनते ही ज़ाओ गाओ का डर टूट पड़ा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा कांपते हुए। ये हाँ महाराज, आपके सेवक ने पहचान लिया था। लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, मैं इस राज का एक शब्द भी किसी को नहीं बताऊंगा। अगर बताया हो तो महाराज मुझे किसी भी पल चीथड़े करवा सकते हैं। उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। दशकों से यिंगज़ैंग की सेवा करते हुए वो अच्छी तरह जानता था, ये राजा निर्दयी है, उसके फैसले अटल होते हैं। जो भी उसकी सीमा पार करे, उसकी मौत निश्चित होती है। और बिना किसी संदेह शिया डोंगर उन सीमाओं में से एक थी। मैंने सुना है तुम 18वें राजकुमार के पक्ष में काफ़ी दरबारियों को इकट्ठा कर रहे हो। ये शब्द गिरते ही ज़ाओ गाओ ठंडे पसीने से भीग गया।
योर मैजेस्टी, आपका सेवक ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है? आगे से कभी नहीं, कभी नहीं। आपका सेवक हमेशा सिर्फ आपका दास रहा है और कभी अपनी औकात से आगे नहीं बढ़ेगा। हाल के अंदर खामोशी और भी गहरी हो गई। चैप्टर 284 कंटिन्यूड। बदलता हुआ चिन दरबार। वजह सिर्फ इतनी थी कि मैं प्रिंस हुहाई का गुरु था। आज से आपका ये सेवक उसके गुरु के पद से इस्तीफा देता है और आगे कभी प्रिंस हुहाई से मिलने तक का साहस भी नहीं करेगा। आपका सेवक महाराज के प्रति पूर्ण निष्ठा की शपथ लेता है। जाओ गांव ने अपनी आवाज में पूरी ईमानदारी के साथ डर और समर्पण जताया। इतिहास में चिन शी हुआंग के निधन के बाद जाओ गांव ने अपने करीबी सेवक के पद का फायदा उठाकर ली सी के साथ मिलकर राज्य आदेश बदल दिया था और इसी तरह हुहाई को सिंहासन तक पहुंचा दिया था। लेकिन ये इसलिए नहीं था कि जाओ गांव खुद कितना शक्तिशाली था। जब तक चिन शी हुआंग जिंदा था, जाओ गाओ सिर्फ एक कुत्ते की तरह था, अपने मालिक के पैरों के पास रहने वाला। उसमें अपनी मर्जी से सपने देखने का भी साहस नहीं था। और अब शा डोंगर के जिंदा होने का राज और जाओ फेंग की पहचान जानते ही जाओ गाओ तो सपने देखना भी भूल गया था। अगर ऐसा है तो फिर इंतजार किस बात का? जाओ गाओ बार बार जमीन पर सिर पटकने लगा। आपका सेवक समझ गया। ये कहकर वो जल्दी जल्दी उठा और लगभग रेंगता हुआ झांगताई पैलेस से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, तब जाकर उसने गहरी सांस ली। जिंदा रहना ही बड़ी बात थी। अगर चिन शी हुआंग एक शब्द बोल देता तो वो चींटी की तरह कुचल दिया जाता। आखिरकार वो सिर्फ एक तुच्छ यूनक ही तो था, झांगताई पैलेस के अंदर। अब जब फेंग के पंख पूरी तरह फैल चुके हैं, दरबार भी बदलने लगा है, तो अब छिपाव की कोई ज़रूरत नहीं रही। उनकी उम्मीदें जितनी जल्दी टूट जाएं, उतना ही मेरे लिए भविष्य शांत रहेगा। चिन शी हुआंग ने धीरे से अपने आप से कहा। पहले उसने जानबूझकर हुहाई को ऊपर आने दिया था ताकि फूसू और हुहाई आपस में मुकाबला करते रहें। इसका एक ही उद्देश्य था, सबकी नज़र जाओ फेंग से हटाना। उस समय फूसू के पास दरबार में बहुत समर्थक थे। हुहाई के आने से पूरा दरबार उस संघर्ष में उलझ गया और जाओ फेंग चुपचाप विकसित होता रहा। लेकिन अब जब उसने देखा कि उसके बेटे ने अमर शक्ति हासिल कर ली है जो उसे लगभग अजेय बना देती है, तो चिन शी हुआन को अब किसी चीज़ का डर नहीं रहा। उसका बेटा इतना बलवान हो चुका था कि उसकी पहले की सारी योजनाएं बेअर्थ लगने लगी थीं। मार्शल शक्ति, अमर शक्ति। सच कहूं तो मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। चिन शी हुआंग की आंखों में उत्सुकता चमक उठी थी। हर एक की उम्र में कमी चैप्टर 284 कंटिन्यूड। बदलता हुआ चिन दरबार। हर एक की उम्र में कमी चैप्टर 284 कंटिन्यूड। बदलता हुआ चिन दरबार। कॉन्सॉर्ट हु का महल। चोंग छे फुलिंग आ गए हैं। महल के बाहर से यूनक ने जोर से घोषणा की। ये सुनते ही कॉन्सॉर्ट हु और हुहाई दोनों खड़े हो गए। उनके चेहरों पर तुरंत मुस्कान आ गई। अगले ही पल जाओ गाओ धीरे धीरे अंदर आया। उसका चेहरा पीला था, जैसे मौत के मुंह से लौट कर आया हो। गुरु, आपको क्या हो गया? हुहाई ने हैरानी से पूछा। आप इतने फीके क्यों लग रहे हैं? बगल में खड़ी कॉन्सॉर्ट हु भी चिंतित हो गई। क्या कोई बड़ी बात हो गई? ये पहली बार था जब उन्होंने जाओ गाओ को इस हाल में देखा था। इसका मतलब था कुछ बहुत बड़ा हुआ है। कॉन्सॉर्ट, प्रिंस, जाओ गाओ ने धीरे से कहा, आज से मैं प्रिंस का गुरु रहने के पद से इस्तीफा देता हूँ। उसकी आवाज़ में लाचारी थी। बोलते हुए उसे ऐसा लगा जैसे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो जानता था कि अगर उसने ये फैसला आज नहीं लिया होता तो शायद झांगताई पैलेस से जिंदा ही न लौट पाता। क्या? क्यों? कॉन्सॉर्ट और प्रिंस दोनों का रंग एक पल में बदल गया। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक ये क्यों? कॉन्सॉर्ट, जाओ गाओ ने सिर झुकाकर कहा, अगर स्वर्ग का आदेश ना होता तो मैं ऐसा कभी ना करता। चिन में स्वर्ग का आदेश का मतलब सब समझते थे, राजा का आदेश। कॉन्सॉर्ट और प्रिंस दोनों तुरंत समझ गए। पिताजी, हुहाई का चेहरा अंधेरा पड़ गया। कॉन्सॉर्ट, जाओ गाओ ने धीरे से कहा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बस इतना याद रखिए कि आज के बाद प्रिंस को उस पद के बारे में कोई भी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, वरना नतीजे भयानक होंगे।
ये मेरी आखिरी दिल से दी हुई सलाह है। आपका सेवक विदा लेता है। जाओ गांव ने गहरा झुककर प्रणाम किया और बिना पीछे देखे तेज कदमों से महल से निकल गया। वो जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से चला गया। झांगताई पैलेस का वो भयानक अनुभव अभी भी उसके दिमाग पर भारी था। अब जिंदा रहने के लिए उसे हुहाई से पूरी तरह रिश्ता तोड़ना ही था। जैसे ही जाओ गांव की परछाई भी ओझल हुई, कॉन्सॉर्ट हु और हुहाई दोनों का चेहरा गंभीर हो गया। माँ, हुहाई ने भारी आवाज में कहा, ये सब आखिर हो क्या रहा है? चैप्टर 285 अंधेरों में साजिश। जाओ गाओ अचानक हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता क्यों तोड़ देगा? हुहाई ने भरे हुए गुस्से के साथ कहा। अभी कुछ ही पल पहले तक वो उसे गुरु कह रहा था, लेकिन अब सीधा नाम ले रहा था। ये उसके बदलते जज्बात का साफ सबूत था। लगता है तुम्हारे पिता के साथ कुछ हुआ है, कॉन्सॉर्ट हू ने गंभीर स्वर में कहा। अगर राजा का हाथ ना होता तो जाओ गाओ कभी तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं करता। कॉन्सॉर्ट हू का चेहरा भी सख्त हो गया। वांगबान के पतन के बाद और फूसू के मायके वालों के कृपापात्र न रहने से दरबार में फूसू का सहारा काफी कमजोर पड़ चुका था। इसके विपरीत हुहाई को और ज्यादा समर्थन मिल रहा था और किन दरबार की राजनीति धीरे धीरे साफ होने लगी थी। कुछ समय पहले तक हुहाई के समर्थकों ने फूसू के प्रभाव को दबा कर रखा था, लेकिन अब इस स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि राजा के इरादे बदल गए हैं। और ये बात कॉन्सॉर्ट हू कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? फूसू का नाना तो पहले ही राज्य से गद्दारी कर चुका है, फिर भी क्या पिताजी अब भी फूसू को चुनना चाहते हैं? जब पूरी दुनिया एक हो जाने वाली है तो क्या पिताजी फूसू को ही क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं? नहीं, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। हुहाई गरजा, उसका चेहरा पागलपन से टेढ़ा हो गया। एक बार जब हम इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो अब पीछे मुड़ना नामुमकिन है, कॉन्सॉर्ट हू ने दांत पीसकर कहा। फूसू ऊपर से दयालु और धर्मात्मा बनने का नाटक करता है, लेकिन उसके नीचे के लोग बिल्कुल भी पाक साफ नहीं हैं। अगर वो सच में क्राउन प्रिंस बन गया तो भविष्य में तुम और मैं दोनों के लिए जीने की जगह भी नहीं बचेगी। उन्होंने ये बात साफ कह दी। जब शक्ति की लड़ाई शुरू हो जाए तो उसका अंत सिर्फ एक ही होता है, या तो जीत या मौत। लेकिन अब तो जाओ गाओ भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, हुहाई ने चिंता भरे स्वर में कहा। वो तो सीधा हमें सब छोड़ देने की सलाह दे रहा है। इसका मतलब है उसे पिताजी की तरफ से कोई खबर मिली है। अगर सच में बुरी खबर हुई तो हम मुश्किल में हैं। कॉन्सॉर्ट हू ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जब तक कुछ ऑफिशियली घोषित नहीं होता तब तक कुछ तय नहीं होता। और मान लो घोषणा हो भी गई तो क्या फूसू हमेशा जिंदा रहेगा? क्या वो हर बीमारी से बचा रहेगा? उसकी आंखों में साफ जहर था। और जाओ गाओ का क्या? हुहाई ने पूछा। वो सिर्फ एक तुच्छ यूनक है, उसका होना या न होना कोई फर्क नहीं डालता। मैंने उसे अपनी तरफ खींचने को इसलिए कहा था क्योंकि वो तुम्हारे पिता के करीबी सेवकों में से एक था। अब जब उसने रिश्ता तोड़ लिया है तो रहने दो। दरबार में तुम्हारे पास अभी भी काफी समर्थक हैं। समझ गया, हुहाई ने धीरे से सिर हिला दिया और फिर कुछ नहीं बोला। ठीक है, जाओ निवास। माँ वापस आ गई। अपनी माँ को देखकर जाओ फेंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। हाँ, शाया डोंगर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इतनी देर क्यों लगी? जाओ फेंग ने जिज्ञासा से पूछा। 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे जब वो महल गई थी। राजा ने मुझे भोजन के लिए रोक लिया था, शाया डोंगर ने शांत स्वर में कहा। राजा ने आपको कुछ कहा तो नहीं? जाओ फेंग ने थोड़ी चिंता से पूछा। फेंगर, ये कैसे सवाल पूछ रहा है? वो राजा है, वो मुझे क्या ही कर सकता है? शाया डोंगर ने उसे आंख दिखाई। हाँ, पता नहीं क्यों आज राजा कुछ अजीब से लग रहे थे, जाओ फेंग ने हंसी छिपाते हुए कहा। तभी, मैडम, लॉर्ड वांग और लेडी वांग मिलने आए हैं। बाहर से आवाज आई। वांग जैन और उनकी पत्नी तेजी से अंदर आए। लॉर्ड वांग, लेडी वांग, शाया डोंगर ने हल्की मुस्कान के साथ अभिवादन किया। शाह चैन में वांग जैन और उनकी पत्नी का आना बिल्कुल स्वाभाविक बात थी। बस पहले जाओ फेंग युद्ध पर गया हुआ था। चाचा, एक युवा लड़का दौड़ता हुआ आया, वांग ली। उम्र कम थी लेकिन आंखों में जाओ फेंग के लिए गहरी प्रशंसा चमक रही थी। आज तो बिल्कुल सही समय पर आए हो, जाओ फेंग हंसा। आज यहीं रुककर भोजन करना।
ज़ांग मिंग, जो अच्छी शराब संभाल कर रखी है उसे निकालो। मैडम के आने की खबर मिली इसलिए मिलने आ गया। वांग जेन हंसा। परिवार में इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं भी आपसे मिलने ही आने वाला था, जाओ फेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस बस, शाया डोंगर ने बात संभाली। यहीं खड़े मत रहो, अंदर चलो, बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ, चलो अंदर चलो। सब लोग मुख्य हॉल की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही सब बैठने वाले थे, माय लॉर्ड, न्याय मंत्री अपने पुत्र के साथ दर्शन चाहते हैं। हन चेनियान तेज कदमों से आकर बोला। ये सुनकर जाओ फेंग ने अपनी माँ के पास खड़ी जाओ इंग की तरफ देखा। इंग, लगता है ये तुम्हारे लिए आए हैं। जाओ फेंग मुस्कुराया। जाओ इंग का चेहरा लाल हो गया। उन्हें अंदर बुलाओ, जाओ फेंग ने आदेश दिया। जी माय लॉर्ड। हन चेनियान तुरंत चला गया। कुछ ही देर में ली सी तेज कदमों से अंदर आए, उनके पीछे उनका पुत्र ली यू। युद्ध समाप्त हो चुका था और ली यू वापस सयानियांग आ गया था। इस बार उसकी वापसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से थी। लॉर्ड वुरान को प्रणाम। ली सी ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर सलाम किया। मिनिस्टर ली, कृपया बैठिए। जाओ फेंग ने हाथ से संकेत किया। लॉर्ड वुरान, ली सी सीधी बात पर आ गए। आज मैं बिना घुमाए फिराए बात किए कहना चाहता हूँ। मैं आज यहाँ अपने पुत्र के विषय में बात करने आया हूँ। कहते हुए उसकी नज़र धीरे से जाओ इंग पर टिक गई। चैप्टर 285 यिंग ज़ेंग। इंगर का सरनेम यिंग है, वो मेरी बेटी है। ली सी की बात सुनकर जाओ फंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। जस्टिस मिनिस्टर, अगर आपको कुछ कहना है तो सीधा कहिए। आज मेरा पूरा परिवार यहीं मौजूद है। ली सी ने बिना झिझक कहा। मैं आज रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं अपने पुत्र के लिए लॉर्ड उआन की छोटी बहन लेडी जाओ यिंग का हाथ मांगता हूँ। जाओ फंग ने धीरे से कहा। जब मैं पहली बार सियानियांग आया था, मैंने सबके सामने कहा था, मेरी बहन की शादी उसकी मर्जी से होगी। अगर उसे कोई पसंद है तो मैं पूरी तरह उसका साथ दूंगा, अगर नहीं तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता। मेरी बहन की शादी किसी राजनैतिक सौदाबाजी का हिस्सा नहीं बनेगी। उसके शब्दों में अपनी बहन के लिए गहरी सुरक्षा और प्यार साफ झलक रहा था। तब ली यू आगे बढ़ा। उसकी नज़र सीधी जाओ यंग पर टिकी हुई थी। लॉर्ड वान, इंगर और मैं एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। मैं कसम खाता हूँ, मैं जिंदगी भर इंगर को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। वो मेरी एकमात्र पत्नी होगी और मैं कभी दूसरी औरत नहीं रखूंगा। पहली मुलाकात से लेकर आज तक पूरे 4 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में ली यू का प्यार कभी कम नहीं हुआ। जिस दिन उसने जाओ यिंग को पहली बार देखा था, उसी दिन उसने अपना इरादा साफ कर दिया था। पूरे सैन्य शिविर में सब जानते थे कि ली यू लॉर्ड उआन की बहन के पीछे पड़ा हुआ है। कई लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन 4 साल की लगातार सच्चाई ने आखिरकार जाओ यिंग का दिल पिघला दिया। इंगर, जाओ फंग हंसा और अपनी बहन की तरफ देखा। जो वो कह रहा है, क्या वो सच है? जाओ यिंग थोड़ी सी शर्माई और धीरे से सर हिला दिया। ये देखकर ली यू की मुस्कान और गहरी हो गई। माँ, जाओ फंग ने अपनी माँ की तरफ देखा। आपको ली यू कैसा लगता है? अच्छा लड़का है। अगर इंगर उसे पसंद करती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो लॉर्ड वान, ली यू ने उत्साह से पूछा, क्या इसका मतलब आप मान गए? जैसे मैंने कहा, जब तक इंगर राजी है मैं रुकावट नहीं बनूंगा। तब शियाडोंगर ने अचानक कहा, मैं भी राजी हूं, लेकिन तुम्हें महल जाकर राजा की अनुमति लेनी होगी। जाओ फंग थोड़ा सा हैरान हुआ, फिर समझ गया और सर हिला गया। हाँ, ये जरूरी है। बिल्कुल, ली सी ने तुरंत सहमति जताई। ली यू को हिज मैजेस्टी से अनुमति लेनी ही होगी। आखिरकार जाओ फंग किन का ग्रैंड मार्शल था। पूरी सेना उसके हाथ में थी और ली सी खुद दरबार के 9 मिनिस्टर्स में से एक था। अगर बिना राजा की अनुमति के ये विवाह होता तो इसे राजनैतिक गठबंधन समझा जा सकता था, जो संदेह और आरोपों को जन्म देता। पर शियाडोंगर का सोचना और भी सीधा था।
यिंग ज़ेंग ज़ाओ यिंग का पिता था। बेटी की शादी में पिता से पूछना तो बनता ही था। पिताजी, ली यू ने उत्साह से कहा, मैं अभी महल जाऊंगा। इतनी जल्दी? ली सी ने बेचैनी से साय की। उसका शांत रहने वाला बेटा आज बिल्कुल उतावला लग रहा था। पिताजी, ली यू ने गंभीर स्वर में कहा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। मैं बेचैन कैसे ना हूं? मैं इंगर से जितनी जल्दी हो सके शादी करना चाहता हूं। उसकी आंखों में गहरा प्यार साफ दिख रहा था। उस नज़र के नीचे ज़ाओ यिंग ने शर्माकर अपना सर झुका लिया। लॉर्ड उआन, ली सी ने हल्का सा झुककर कहा, तो हम अब चलते हैं। जाइए। ज़ाओ फंग हंसा। ली यू की सच्चाई देखकर ज़ाओ फंग काफी संतुष्ट था। 4 साल की लगातार लगन, ये सब उसने खुद देखा था। ली सी और ली यू के जाने के बाद ज़ाओ फंग ने अपनी बहन की तरफ देखा। इंगर, क्या तुम पूरी तरह निश्चित हो? एक बार फैसला हो गया तो वापस मुड़ना मुश्किल होगा। भाई, ज़ाओ यिंग ने सर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। ली यू एक अच्छा इंसान है। जब आपने मुझे चुनाव का अधिकार दिया है तो मैं उसे चुनती हूं। ठीक है, ज़ाओ फंग हंसा। जब तक मैं हूं, शादी के बाद भी ली परिवार तुम्हें तंग नहीं कर सकता। अगर किसी ने भी तुम्हें सताया तो मैं उसे उसकी कीमत चुकाऊंगा। ये था शक्तिशाली परिवार की सुरक्षा। ज़ाओ यिंग का मायका ज़ाओ परिवार था और उसका भाई किन का ग्रैंड मार्शल लॉर्ड उआन। आज तो सच में एक खुशी का मौका देख लिया, वांग जियान मुस्कुराते हुए बोला। इंगर, तुमने बहुत अच्छा वर चुना है। धन्यवाद वांग चाचा, ज़ाओ यिंग ने विनम्रता से झुककर कहा। लगता है मुझे इंगर के लिए एक भारी भरकम दहेज तैयार करना पड़ेगा, ज़ाओ फंग ने मजाक और प्यार से कहा। थांगताई पैलेस के अंदर मिनिस्टर ली सी, मिनिस्टर ली यू, दोनों ने यिंग ज़ेंग के सामने गहरा प्रणाम किया। तुम दोनों मुझसे मिलने आए हो? यिंग ज़ेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या कोई ज़रूरी बात है? योर मैजेस्टी, ली सी सीधा खड़ा हुआ। आज मैं एक महत्वपूर्ण बात के लिए आया हूं। ये परिवार से जुड़ी बात है। कहो, मुझे सुनना है, यिंग ज़ेंग ने रुचि से कहा। मैं अपने पुत्र के विवाह के लिए योर मैजेस्टी की अनुमति मांगने आया हूं। ली यू लगभग 30 साल का हो चुका है, यिंग ज़ेंग ने हल्की हंसी के साथ कहा। उसकी उम्र के लोगों के तो बच्चे भी हो चुके हैं। उसकी शादी का समय आ ही गया है। फिर जैसे कुछ याद आया, उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लगता है ली यू को ज़ाओ यिंग की एक लड़की पसंद आ गई है। योर मैजेस्टी, ली यू ने सम्मान से कहा, दिल ही दिल में घबराया हुआ। हम दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। लॉर्ड उआन ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी है। ज़ाओ परिवार के उच्च दर्जे को देखते हुए मैं आपकी आशीर्वाद मांगता हूं। यिंग ज़ेंग को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले 4 सालों से ली यू का ज़ाओ यिंग के पीछे लगना पूरे दरबार को पता था। कई लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन 4 साल की लगातार सच्चाई ने आखिरकार ज़ाओ यिंग का दिल पिघला दिया। क्या तुमने इस पर अच्छी तरह सोच लिया है? यिंग ज़ेंग ने गंभीर स्वर में कहा। अगर तुमने ज़ाओ यिंग को कभी भी दुख दिया तो सिर्फ ज़ाओ